नमस्कार। नई धारा संवाद में आपका स्वागत है। अगर हिंदी साहित्य हमारी जिंदगी से गायब हो गया तो क्या होगा? उदयराज सिंह जी की छत्र छाया में छप रही नई धारा पत्रिका ने 1950 से लेकर अब तक निरंतर हिंदी साहित्य का हाथ थामे रखा है। रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, ऐसा कोई प्रमुख लेखक या कवि नहीं है जिनकी रचना इसमें ना छपी हो। लेकिन अब नई धारा ने एक नया मोड़ लिया है। आवाम की हिंदी साहित्य में रुचि कम होते देख इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। उदयराज सिंह जी के जन्म शती वर्ष के शुभ अवसर पर आज नई धारा संवाद का आगाज होने जा रहा है। तो आज की पहली कड़ी में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं आज के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार प्रेम जन्मजे से। मैं हमेशा से मानती थी कि एक व्यंग लिखने के लिए हकीकत से वाकिफ होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब आपकी ये व्यंग रचना मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि हकीकत का धरातल तो चाहिए ही, लेकिन कल्पना शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? देखिए, जो आपके रचनात्मकता आती है ना, और आपकी जो मौलिकता है, प्रेम जैसे विषय पर हजारों लोगों ने लिखा, कितनी भी आप देखते हैं फिल्में भी बनी हैं, उपन्यास भी लिखे गए हैं, फिर भी लिखे जा रहे हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो मौलिकता आपकी कल्पना से आती है। व्यंग में भी अगर आपके पास कल्पना शक्ति नहीं है तो वो स्टेटमेंट बन के रह जाएगा, कोई भी चीज वर्णनात्मक बन के रह जाएगी। कि आप जैसे कोई बात जो है बजाय उसको क्रिएटिविटी के रूप में ना कहकर, मतलब रचनात्मक रूप में ना कहकर, आप उसको एक लेक्चर दे रहे हैं। तो एक लेक्चर में और एक रचना में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो आप तथ्यों को भी अगर वर्णित कर रहे हैं तो उसको क्रिएटिव रूप में बताएं, उसको रचनात्मक रूप में बताएं। अगर किसी को आप हमारे यहाँ कहा जाता है, बहुत पुराना है, कांता सम्मित उपदेश साहित्य के बारे में कहता है कि जैसे पत्नी अपने पति को उपदेश देती है प्यार से, उसी तरह से साहित्य उपदेश देता है समाज को। तो वो कब होगा? आप क्रिएटिव करके बनेंगे, जो चीज है उसको वैसे के वैसे कहेंगे अगर, तो फिर वो बात एक तरह की स्टेटमेंट हो जाएगी कि आपने जो है अपनी बात जो है उस रूप में कह दी। मैंने ये देखा है कि व्यंग सुनने के बाद एक बेचैनी सी होने लगती है, और आपने शायद कहीं ना कहीं ये कहा भी है कि व्यंग बेचैनी करता है और हास्य जो है उस बेचैनी को कम करता है, दूर करता है। तो क्या आपकी ये प्रक्रिया रहती है कि हाँ, पहले कुछ कटाक्ष किया जाए, कुछ विचारों के बाण चलाए जाएं और फिर कुछ हास्य की पंक्तियां जोड़ दी जाएं, या आपके भीतर ही बेचैनी होने लगती है और ये खुद ब खुद कुछ हास्य की हाँ, पंक्तियां निकलने मनमीत जी लगती सवाल हैं? अच्छा उठाया, और ये निरंतर सवाल जो है व्यंग के बारे में उठता रहता है। जब हम व्यंग को हास्य व्यंग कहते हैं, और कुछ लोग ये मानते हैं कि व्यंग के लिए बहुत अच्छा जरूरी है, पठनीय बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें हास्य भी हो। मेरा मानना यह है कि रचना की अगर मांग ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले अभी उदाहरण भी दिया आपके सामने द्रौपदी का, जिसमें वो हंसती है, तो व्यंग जो है उसमें हास्य जो है वो उसकी बैसाखी बन के ना है। मतलब मुझे ये ना हो कि बिना इस बैसाखी के, हास्य की बैसाखी के, मेरा व्यंग आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर वो उसमें से निकल रहा है, अगर वो उत्प्रेरक है, अगर आपने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट एजेंट्स कहते हैं जो उसको बढ़ाते हैं, आपका जो भी क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन है उसको बढ़ाते हैं, तो ऐसी एज ए कैटलिस्ट एजेंट अगर हास्य आ रहा है व्यंग में तो उसका स्वागत है। पर अगर आपका हास्य आपके व्यंग को कम कर रहा है, अगर आप जो मतलब समझ लीजिए कि आपकी बहुत अच्छी तलवार है जिससे आप प्रहार करना चाहते हैं, और उसके आगे जो है वो कुंद हो जाती किसी कारण से लग के जो है, तो हथियार को अगर वो, क्योंकि व्यंग एक हथियार है, मैं ये मानता हूँ, जिसका प्रयोग जो है सैनिक की तरह करना चाहिए आपको, ना कि एक हत्यारे की तरह करना चाहिए, वो अलग चीज है। तो जब वो, अगर आपका व्यंग जो है सिर्फ हास्य में चला गया और जो तात्कालिक रहा कि आपने सुना, मजा किया, जैसे कई बार चुटकुले होते हैं, कई बार आप और चीजें भी देखते हैं,
उसने आपको अगर कोई सोच नहीं दी, जीवन के बारे में, समाज के बारे में, मानवीय समाज के बारे में कोई संस्कार नहीं दिया, अगर आपको सामाजिक सरोकारों से नहीं जोड़ा, तो उस वो हादसे आपके व्यंग को कमजोर करेगा। पर जो हादसे आपको एज ए कैटलिस्ट एजेंट आएगा तो उसको बढ़ाएगा। तो मैं ऐसे हादसे को चाहता हूं कि वो जीवन में आए, मतलब हंसी हो पर उद्देश्यपूर्ण हो। बेजुबान लोगों के दुख और गुस्से के लिए ढूंढने पड़ते हैं कवि को सही सही और उतने ही ताप से भरे शब्द, और चुप के लिए ऐसे शब्द को ढूंढ निकालना कि शब्द में लिखे जाने के बाद भी वो चुप ही लगे। इसके लिए बहुत महीन हुनर की जरूरत होती है, और ये सिर्फ एक कवि के ही बस का काम है। तो ऐसे ही एक कवि जिनको ये हुनर, जिनको ये सलीका अपने उरूज पर आता है, अपने सबसे खूबसूरत रूप में आता है, वो कवि हमारे साथ हैं राजेश जोशी जी। हमारी जो अभी की कविता है, हमारा जो कविता का परिदृश्य है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक हैं। और मुझे तो जब कविता की बात होती है और मुझसे कोई पूछता है कि इस वक्त सबसे पसंदीदा कवि आपके कौन है, तो सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो राजेश जी का आता है। ये माना गया है कि कवि जो है वो एक तरह का ब्रह्मा है, एक तरह का प्रजापति है जो अपनी सृष्टि स्वयं बनाता है, तो उसकी अपनी एक सृष्टि है। तो ये प्रजापति कविता है। चीजों का हूबहू दिखना अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। चीजों का हूबहू दिखना अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। मैं चाहता हूं मेरा फटा पुराना जूता भी दिखे वहां पूर्णिमा के पूरे चांद की तरह। मैं चाहता हूं मेरा फटा पुराना जूता भी दिखे वहां पूर्णिमा के पूरे चांद की तरह। एक साबुन की तरह दिखे मेरी आत्मा। छोटी छोटी विकृतियां और अंतर्विरोध भी दिखे वहां फूली हुई नसों वाले राक्षसों से इतने विभत्स और दैत्याकार कि आसानी से की जा सके उनसे घृणा, की जा सके नफरत, कि आसानी से की जा सके उनसे घृणा, की जा सके नफरत। मुझे पसंद हैं वे विदूषक जो मंच पर आने से पहले ही रंग लेते हैं अपना पूरा चेहरा। मैं चाहता हूं बेहद थका और उबा हुआ फोरमैन भी जब अपने घर में घुसे तो बदल जाए तत्काल उसका चेहरा अपनी 5 बरस की बेटी के पिता की तरह। बदल जाएं लोगों के चेहरे, बदल जाएं लोगों के चेहरे जब वे मेरी कविता में आएं। हीरे की तरह चमकती हुई दिखें लोगों की बहुत छोटी छोटी अच्छाइयां। हीरे की तरह चमकती हुई दिखें लोगों की बहुत छोटी छोटी अच्छाइयां। क्या आत्महत्या करता आदमी पलट कर दौड़ पड़े जीवन की ओर चिल्लाता हुआ कि कुछ नहीं है जीवन से ज्यादा सुंदर, कि कुछ नहीं है जीवन से ज्यादा सुंदर, जीवन से ज्यादा प्यारा, जीवन की तरह अमर। मैं चाहता हूं कि कविता के भीतर फैली आसमान की टेबल पर मैं जब सूरज के साथ चाय पी रहा हूं एक विशाल समुद्र की तरह दिखे मेरा कप। क्या बात, वाह क्या बात। ये जिस तरह की सृष्टि कवि अपनी कविताओं में रचता है, या जिस तरह की सृष्टि उसके मानस में होती है, हमें कई बार ये लगता है कविताओं को पढ़ते हुए कि वही एक निजात है इस दुनिया के लिए, जो जैसी दुनिया हमने बना दी है उसमें, उसी दुनिया में एक निजात है जो कवियों की दुनिया है। निश्चित तो, है सर जी, कवि हमेशा से चाहता है कि ये दुनिया और सुंदर और ज्यादा बेहतर बने, जिसमें मनुष्य के रहने के लिए और ज्यादा स्पेस और ज्यादा सब कुछ हो। तो ये तो है ही। एक कविता सुनाता हूँ, इसका शीर्षक है कवि चांद और बिल्लियां। एक बार जो महान व्याकरणाचार्य हुए हैं संस्कृत में, पाणिनि, उनसे पूछा गया कि कवि को भाषा को कैसे बरतना चाहिए, कैसे वो भाषा का उपयोग करे। तो उन्होंने एक बात उसके लिए कही थी
जो इस कविता में कहीं दर्ज है, तो वो आपको अंत में मालूम पड़ेगी, तो मैं इसको पढ़ता हूं। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। मन की ही तरह उनके भी हिस्से में आया भटकना। अव्वल तो वो पालतू बनती नहीं, और बन जाएं तो भरोसे के लायक नहीं होती। उनके पांव की आवाज नहीं होती। हरी चालाकी से बनाई गई उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। चांद के भ्रम में वो भगोनी में रखा दूध पी जाती हैं। चांद के भ्रम में वो भगोनी में रखा दूध पी जाती हैं। मन के एक हिस्से से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। मन के एक हिस्से से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। चांद के हिस्से में अमरता आई और बिल्लियों के हिस्से में मृत्यु। इसलिए चांद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा। इसलिए चांद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा। इस तरह कविता में संशय का जन्म हुआ। वो अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। कवि को जैसे भाषा को बरतने का सूत्र समझा रही हूं। देवशंकर नवीन ने 23 साल राजकमल चौधरी पर रिसर्च की, उनकी रचनाओं को संकलित किया और प्रकाशित करवाया। तो आज नई धारा संवाद में हम स्वागत करते हैं हिंदी साहित्य को इतना बड़ा योगदान देने वाले लेखक, आलोचक और अनुवादक देवशंकर नवीन जी का। नागार्जुन की जो एक कविता है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, सत्य कहूंगा, क्यों हकलाऊं। ये हकलाहट जो है, ये अक्सर लेखक उनके पीढ़ी में भी अपनी कला के द्वारा डालते रहते थे। राजकमल की कलाएं उसको और भी उजागर, जैसे वो दिनाई को जो एकदम से खुरच खुरच के उजागर करने की स्थिति है, वह कुछ जो इनके सत्य कहने की कला में था, उसने मुझे आकर्षित करना शुरू किया। और जब पीएचडी का काम पूरा हो गया, धीरे धीरे कुछ चीजें, जैसे आपको दिखाऊं कि एक परचून की दुकान में मुझे ये राजकमल की कविताओं की डायरी मिली। वाह। जो एक दुकान के सामने मैं खड़ा किसी दिन शाम को रांची में एक पान की दुकान के सामने खड़ा था और कहीं किसी अपनी हताशा में दूसरी तरफ देख रहा था। तो अचानक से उस दुकानदार को जब देखा ये उसके यहाँ रद्दी में बिकी हुई ये चीज, तो अब आप सोचिए कि ये इत्तेफाक ही है कि उस समय मैं वहां था, ना होता तो ये कविताएं तो किसी के जीरा और गोल मिर्च में चली गई होती। तो ऐसी ढेर सारी चीजें जब मिलने लगी तो मुझे लगा कि अब जुटाना चाहिए। शायद कायनात चाहती थी कि आप ही ये बेड़ा ये उठाएं और राजकमल चौधरी पे ये काम करें, और फिर आपके साथ सबने आपका साथ दिया। ये ऐसे व्यक्ति थे कि आप सोचिए ना, 1952 में फ्रेंच में सिमोन द बुआ की किताब लिखी गई द सेकेंड सेक्स, और 53 में वो उसको पढ़ गए। 52 या 55 में अपने एक लेख में उन्होंने उसका जिक्र किया है। इतने फास्ट थे कि न केवल भारतीय साहित्य, विश्व साहित्य में कब क्या हो रहा है, एलन गिन्सबर्ग यहाँ आए तो उनके साथ घूम रहे थे। वाह। तो ये ऐसी प्रतिभा तो अद्भुत थी कि क्या क्या पढ़ते थे, किस किस चीज से। उनके एक लेख में जिक्र है कि मर्लिन मुनरो ने बर्नार्ड शॉ से कहा कि तुम्हारे सभी नाटकों की रॉयल्टी मेरे 1 सेकंड टखने दिखा देने के बराबर है। ये अपने लेख में उन्होंने उल्लेख किया। मतलब पत्रिकाएं भी जो पढ़ते थे तो कोई ऐसा नहीं कि हिंदी, मैथिली और बंगला तक केंद्रित रहते थे। हिंदी, मैथिली, बंगला
और अंग्रेजी में तो उन्होंने लिखा ही, बाकी कितनी भाषाओं का ज्ञान था उन्हें ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक जर्मन महाकवि गेटे की कविता का उन्होंने एक जर्मन कवि के सहयोग से मूल जर्मन से अनुवाद भी किया है। अपनी आंखें बंद करके एक 5 साल के बच्चे की कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जो एक छोटे से गांव में एक दलित परिवार में पल रहा हो, जिसके पिता चल बसे हों, मां अनपढ़, दादा अंधे, ताऊ विकलांग और किसी रिश्तेदार का सहारा नहीं। 2 वक्त की रोटी नहीं, कभी मुर्दा मवेशी तो कभी ईंटें ढोकर, कभी बूट पॉलिश तो कभी नींबू बेचकर पेट पालना। जिसके सौतेले पिता ने उसे एक मर्तबा भट्टे पर बेच दिया हो। ऐसे बच्चे का क्या भविष्य रहा होगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बच्चा आज एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग का अध्यक्ष है। एक प्रोफेसर होने के साथ साथ वह एक नामी लेखक, कवि और पत्रकार भी है। कोई जादू, कोई चमत्कार सा लगता है, नहीं? इस बच्चे का नाम है शिवराज सिंह बेचैन। वह गुन्नौर में एक पुस्तक वाले को 10 रुपए दिए यूं ही, और प्रेमपाल सिंह मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा तुम इसको ये 10 रुपए यूं ही क्यों दे रहे हो? मैंने बताया कि इसकी कई किताबें मैंने चुराई थी जो इसे पता नहीं, और वो मेरे अंदर एहसास अभी है। और वो चुराता कैसे था कि मैं उस किताब के, एक किताब पतली सी तो होती थी, उस वो ली और उसका पन्ना उलट के उसको के नीचे दूसरी किताब रख ली। तो चूंकि बहुत पढ़ने की इच्छा थी और पैसे होते नहीं थे। शिवराज जी, मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक अंश पढ़ दें अपनी पुस्तक से तो दर्शकों को बहुत अच्छी से समझ आएगा आपका बचपन। हालांकि स्कूल भी कितना गया, 1-2 क्लास में गया था, लेकिन वो भी जब बंद हो गया और उस समय के जो बच्चे थे वो सब पढ़ रहे थे मेरे साथ के, तो मैं स्कूल से बाहर था। बच्चे समय समय पर उस रास्ते से गुजरते थे, तो कोई राष्ट्रीय उत्सव होता था, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो वो उस बस्ती से झंडा निकाला जाता था। झंडा यानी बच्चे एक पंक्ति में निकलते थे हाथों में झंडे लेकर, और नारे लगाते हुए, भारत माता की जय हो या स्वतंत्रता के नारे लगाते हुए, जो बच्चों को सिखाया जाता था स्कूल में। तो वो चीज मुझे आकर्षित करती थी, लेकिन चूंकि न तो मैं स्कूल ड्रेस में था और न मैं स्कूल का विधिवत छात्र था, तो मैं एक बार उसमें घुस गया और उसको मुझे मेरे सौतेले पिता ने, जिन्होंने किताबें जलाई थी, उन्होंने देख लिया तो बुरी तरह से मेरी पिटाई उटाई की। वो प्रसंग मैंने यहाँ लिखा है। स्कूल से बाहर हुए कई महीने बीत गए थे, परंतु स्कूली आकर्षण मेरे मन में बना हुआ था। एक दिन मैंने देखा बच्चों की लंबी कतारें साफ सुथरे वस्त्र पहने, हाथों में छोटे छोटे झंडे लिए रास्ते से गुजर रहे हैं। बादशाह मेरा क्लास का साथी था, कक्षा में पढ़ता था सर। बादशाह ने इशारा करके मुझे भी कतार में शामिल कर लिया। उसने अपनी जेब से निकालकर एक झंडा भी मुझे दे दिया। मैं अभी बहुत दूर उनके साथ नहीं चल पाया था। जैसे पुराण कथाओं में समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत के वितरण में देवताओं के बीच जा बैठे केतु की तरह मलिन वस्त्रों में होने के कारण मुझे तुरंत पहचान लिया गया। उस वक्त मैं जोर जोर से नारे लगा रहा था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मास्टर जी ने डंडी दिखाकर मुझे पंक्ति से बाहर कर दिया और भिखारी दादा ने लपक कर पकड़ लिया। गुस्ताखी करने की सजा मिलनी तय थी। लात, घूंसे, थप्पड़, गालियों और चमड़े के बने नाड़े से मेरी पीठ पर मार पड़ी। मेरी चीख निकल गई, जब स्कूल जाना बंद है तो स्कूल के पड़वन से तेरा क्या रिश्ता? यानी जब स्कूल से जाना तेरा बंद कर दिया गया है तो पढ़ने वालों से तेरा क्या संबंध है? ये उन्होंने कहा। इन सवालों के साथ कान ऐंठते हुए मुझे अम्मा के सामने पेश किया। अपराध बताया कि पढ़ाई का मोह नहीं छोड़ रहा हुआ। अम्मा ने मुझे डांटा, फेंक दे झंडा, और कान पकड़ के कसम खा कि अब पढ़वे वालन के संग कबू ना जाए।
इनकी सोबत छोड़ देगो। इस प्रकार कुछ देर मुझे डांट कर बिठा दिया गया। मौका मिलते ही मैं निकल गया। भिखारी ने मुझे ढूंढ लिया। इस बार छूटकर भागा तो फिर पूरे दिन घर नहीं आया। रात को भीमसेन की मां ने कुठरिया में छिपा दिया। दिन की बची हुई मटरा की आधी एक रोटी भी खिला दी। मैं डरता रोता वहीं सो गया। खोज खबर लेती देर रात अम्मा वहां आ गई। उसने मेरा सिर पकड़कर उठाया। आंसुओं से भीगकर रुमाल सा हो गया झंडा अलग रखा और कहने लगी, जो तू पढ़नो चाहत है तो पहले अपने मर गए बाप को वापस बुला। बाप ना लावत तो पहले अपने खान को रोटी, पहन को लत्ता और फीस किताबन को पैसा ला। तब तू स्कूल जाइए और तब तू झंडा गीत गाइए। साहित्य सीधा सीधा कोई बदलाव कर दे या कोई क्रांति कर दे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन जिन्हें बदलाव करना होता है उनको अच्छा साहित्य अवश्य चाहिए। जिनके पास साहित्य नहीं है, या कहते हैं जिनके पास मीडिया नहीं है, वो चाहे हमारे दलितों के नेता हों या गैर दलितों के नेता हों, जो चाहते हैं देश में इनका विकास करना, वो बिना साहित्य के का आधार लिए हुए नहीं कर सकते। क्योंकि साहित्य एक मानसिकता तैयार करता है, एक संवेदनात्मक सूचनाएं देता है, और वो एक तस्वीर पेश करता है कि जब तक आप एक नक्शा, एक तस्वीर, एक हकीकत को जानेंगे नहीं तो फिर आप बदलाव क्या करेंगे, आप करेंगे क्या। मृणाल पांडे जी साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, संपादिका रही हैं, भाषाविद हैं, और मेरी नजर में बहुत ही गजब की दार्शनिक भी हैं। तो इसके साथ ही मैं स्वागत करता हूं मृणाल पांडे जी का हमारे बीच। मुझे लगता है कि शब्दों की जो दुनिया जिसमें मैं बड़ी हुई पहाड़ में, वो ध्वनित पहाड़ों में आवाज गूंजती है। आप कुछ भी कहिए वो टकरा के वापस आती है। और वो मजा जिसने बचपन में लिया है, पहली फिल्म हमारे शहर में जो नैनीताल में शूट हुई थी वो थी मधुमती। और पहली बार मतलब सारे लोग क्लास वास कट करके और सीधे शूटिंग देखने पहुंचते थे। नीचे बीर भट्टी एक जगह थी जो घाटी में थोड़ी सी थी नैनीताल से। सारे स्कूल के बच्चे, सारे कॉलेज के छोकरियां उतनी नहीं, उनको तो थोड़ी वर्जिशें होती थी, सब वहां पहुंच जाते थे। और फिर वो जो दिन भर सुहाना सफर वाला गाना बजा करता था। शूटिंग होती, हम लोग को क्या पता कि दिन भर शूटिंग चलती है एक गाने की। करीब हफ्ता 10 दिन में पूरे शहर को वो रट गया था। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। सारे पहाड़ी छोकरों ने गले में स्वेटर बांध करके दिलीप कुमार की तरह लटक के चलना शुरू कर दिया। सारी लड़कियां अपने को मधुमती समझने लगी। तो ये जो मानवीय खेल है, जीवन के रंगारंग किस्से हैं, ये इतने अद्भुत हैं कि आदमी का मन उसमें रच जाता है तो रच जाता है। जो भी लेखक है, जो भी शब्दों से घिरा हुआ इंसान है जो रचना करता है, चाहे गाने वाला हो चाहे लेखक हो, हम लोग शब्दों और स्वरों के संसार में रहते हैं। तो हम दूसरों की चीजें बहुत गौर से पढ़ते हैं और हम लोग तबीयतन उठाई गिरे होते हैं। इधर से लिया कुछ, उधर से लिया कुछ, उधर से लिया। किसी ने पूछा था कि फला कविता पर किसकी छाया है। उन्होंने कहा कि मैं तो खिड़की के नीचे दाना चुगने वाली चिड़िया की तरह हूँ, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा मैंने चुग लिया। तो मीर को पढ़ते हुए मैंने पहाड़ के बारे में कुछ एक दोहे या कहिए शेर कहे हैं। मैं एक दो पढ़ दूं। क्या बात। अच्छा, जो छोटे से शहर में लोग हमेशा उस जमाने में बड़े रंगीन उपनाम रखते थे, जैसे हरि व्यथित और नरी अकेला, इस तरह के। वो छोटी छोटी पत्रिकाओं में छपते थे या वो खुद बेचारी छपवाते थे अपने खर्चे से जी। तो ये कुछ दोहे इसी तरह के लोगों के बारे में है। द काइंड ऑफ पीपल यू कम अक्रॉस इन द हिल्स। हरि व्यथित और नरी अकेला, कभू कभू लब खोले थे, जब जब धिया पास गुजरता मर गए जानी बोले थे। दूसरा है, हरित सशंक और मोहन हुड़किया, सबकी अपनी थी औकात, अपने अपने छंद छतरपति बन बन होली खेले थे। फितरत उनकी पंत निराला, किस्मत उनकी क्लर्काई, खुदाई लिखें और खुदाई छपाएं, खुदाई उसी पे बोले थे। और आखिरी शेर या श्लोक या दोहा कहिए, घर की बहुआं कभी कभी जब बैठक कमरा झाड़े थी, मार झपा का गड्डी गड्डी कविता फविता फाड़े थी। तो ये एक
चुहलबाजी कहिए कि ये कहिए कि स्वीकरण है, वाह वाह, उठाईगिरी अरे है। बहुत सुंदर। तो मुझे इसमें ये होस्ट म्यूट कर दिया था तो मेरी वाह वाह अब तक नहीं पहुंच पाई, ये जो है, लेकिन नहीं, बहुत देखिए बहुत ऐसा है कि खेले बिना रचना नहीं होती है। चाहे हम जी गाएं, चाहे हम बजाएं, चाहे हम खेलना, बहुत एक क्रीड़ा भाव, एक उत्सुक क्रीड़ा भाव होता है। और क्रीड़ा भाव में ये होता है कि जैसे बच्चा एक छोटी सी चीज खिलौना उसे दीजिए, पहला काम वो करेगा, कमबख्त खेलेगा नहीं, उसके पुर्जे पुर्जे अलग करके देखेगा ये कैसे जुड़ी, फिर उसको मार पड़ती है। तो मेरे साथ भी यही होता है कि आप कोई भी बढ़िया लेखक पढ़ें तो पहली प्रतिक्रिया होती है वाह, दूसरी प्रतिक्रिया होती है हाय मैंने ये क्यों नहीं लिखा। फिर आप उसको जरा जरा खोल के देखते हैं कि भैया मीर ने कैसे उसको पुट टुगेदर किया, फिराक साहब ने कैसे किया होगा, फलाने ने कैसे किया होगा। तो एक छोटी सी चीज जो मैंने एक शोक गीत फूलन देवी के लिए लिखा था, जिस साल फूलन देवी को मारा गया था, तो वो मैं फूलन के लिए एक शोक गीत जो था वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। फूलन के लिए एक शोक गीत। सिरहाने आहिस्ता बोलेंगे लोग तेरे नहीं मीर के, क्योंकि फूलन बिना रोए धोए तू बस टुक से सो गई। तेरे सिरहाने पैताने बस अब एक शोर है, नेता अभिनेता अंग्रेजी में गोद लेकर तुझे फोटोजेनिक बनाने वाले सबकी वंस मोर है। सिरहाने आहिस्ता बोलेंगे लोग तेरे नहीं मीर के। बिहड़ों के सतर्क साए सरका किए थे लगातार तेरी निगाह में। घायल शेरनी सी जब तू चहलकदमी किया करे थी, कभी अपने को 20 गुना कभी 100 गुना गिनती हुई। खबरें तेरी बहुत करके अफवाह हुआ करती थीं, कोई वीरानी सी वीरानी थी जिसे तू जिया करती थी। अब तो बस हवाई अड्डे पर जो छूट गया जमाना भर है, बाद तेरे बच रहने का बहाना करे सो शबाना भर है। मोमिन को कितनी फिक्र रहती थी तेरी तूने नहीं जाना, कहता था तू कहाँ जाएगी शबाना कुछ ठिकाना कर ले। सिरहाने आहिस्ता बोलेंगे लोग तेरे नहीं मीर के आए फूलन, तू तो न रोई न धोई बस टुक से जैसी थी वैसी ही सो गई। आज नई धारा संवाद की इस कड़ी में हम बड़े प्रेम और सत्कार से स्वागत करते हैं लेखिका और कथाकार उषा किरण खान जी का, जिन्हें साहित्य अकादमी, भारत भारती और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया है। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गुमसुम उसारे पर बैठा चांद की ओर देख रहा था। अड़हुल धप से आकर मेरे पार्श्व में बैठ गई सटकर। सारा शरीर झंझना गया था। मुझ शहरी बाबू के मन में चोर था। पहले दिन से ही यह गहलोत कन्या कलेजे में आधे फंसी तीर की तरह अटक गई थी। उसने अपने पैर लटका लिए थे, पानी में छप छप कर रही थी। उसकी चिकनी गोरी सुडौल पिंडलियां चांदनी और घोर मट्ठा कोसी जल में चमक रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, उसे खींच लिया, पानी से खींचकर ऊपर कर लिया। फिर भी मेरे हाथ वहीं थे, विद्युत स्पर्श पाते हुए। मैं बेसुध था। छी छी हाकिम, ये क्या कर रहे हैं? मेरा गोर पकड़े हैं। खनखनाती हुई हंसी और मेरा हाथ बलपूर्वक हटाती हुई वह मेरे सीने के पास आ गई। मैं सहम गया था, जाने यह क्या सोचे। सच पूछिए तो हाकिम, हमको बहुत सुहा रहा है यह सब। क्या सुहा रहा है? मेरा गला भर रहा आया था। वही सब, कोसी का बाढ़ सब साल आता है, मुदा इस साल कुछ गजब है। क्या है? उधर चलिए तो बताएं। फुसफुसाती हुई कह रही थी। मैं मंत्रमुग्ध सा पीछे चला जिधर वह उठकर चली गई। आमंत्रण के उस ज्वार में मैं कुछ भी आगा पीछा न देख सका। भुरुकवा उगने पर नींद खुली। मेरे साथ अड़हुल थी, भरे भरे ओठ तृप्ति की मुस्कान से आवेष्टित, अधखुली पलकें निद्रा निमग्न थी। साड़ी का आंचल हटा था। आह, सौंदर्य का भरपूर सागर ठाठे मार रहा था। मुझे ममता हुआ आई। इसने मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया, मुझ पर अनन्य विश्वास किया। मैं इसे जीवन भर निभाऊंगा। सुबह जब सब नाव लेके आए तो उन्होंने कहा, हाकिम आप देवता हैं,
हम लोगों के खातिर वनवास ले लिया। लोगों का मुंह पश्चाताप से सूखा हुआ था। आज तो आपको शहर जाना है, एक सरिया आंगी लेते आइएगा। अड़हुलिया का मेहमान आया है, बिदागरी है। क्या? मैं नहीं समझा। वो छोड़ी अड़हुलिया है ना सरकार, जो मुखिया जी के हवेली में काम करती है, आपको भी खाना चाह देने आती है, वही ससुराल जाएगी। उसकी शादी हो गई है? जी हुजूर, शादी गौना सभी कुछ। वो तो सरकार मसीमा कुमार पड़ा, जो खेत सब डूब जाता था। 2 बरिस से मेहमान मोरंग चला गया था, कुछ पता नहीं था। हम सब समझे कि उन्हें कोनो नेपालीन से ब्याह कर लिया है। मुदा आया, अब हम लोग मिलकर विदा कर देंगे। जवान जहान बेटी अपने घर जाएगी। क्या वह जाएगी? मैं भीतर ही भीतर छटपटा रहा था, ऊपर से चुप था। नहीं, आज नहीं जाऊंगा, तुम किसी और से मंगवा लो। मैंने उस समय टालना चाहा, सोचा अवश्य वो जबरदस्ती जा रही होगी। उपाय कुछ सूझ नहीं रहा था। हाकिम, हम कल भोरे चले जाएंगे, आपसे मिलने आए हैं। कहाँ? बोल फुट ही नहीं रहे थे। अपने आदमी के साथ ससुराल। तुम्हें मैं नहीं याद आऊंगा? हाँ हाँ, आप हमारे गांव के लिए देवता हैं, आपको कौन भूलेगा। बस अड़हुल, मैंने तुम्हें लेकर कितने सपने देख डाले, तुम्हारा शरीर छुआ, तुम्हें भोगा, यह सब भूल जाओगी? एक बार सोच लो, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ अड़हुल। मेरा अतिरिक्त भावुक स्वर वह अचरज में डूब कर सुन रही थी। मेरी ओर ऐसे देख रही थी मानो मैं कोई अजूबा हूँ। हाय हाकिम, आप हमें जात से बाहर करवाइएगा। जब 2 साल की थी तभी ब्याह हुआ था, गवना हुआ, मेरा कमाह मर्द है, उसको छोड़कर। नहीं नहीं, आप अपने जात की लड़की से शादी कर लीजिए। मैंने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, वह पीछे हट गई। क्या तुम वैसे भूल जाओगी जो उस रात? अरे हाँ हाँ, हाय राम, राह चलते प्यास लगे, बाट घाट के कुएं से पानी नहीं पी ले आदमी कि पानी के लिए पीने के सोच में हलकान हो जाए। रात का मसीम था, आग और खड़ एक ठैया हुआ, लेस दिया। जाइए बाबू, आप मर्द होकर तिरिया चरित्र दिखाते हैं, आशीर्वाद दीजिए, राजी खुशी जाएं। नीचे झुककर अपने आंचल से मेरा पैर छूकर आंखों में लगाया और चली गई। कोसी कछार की वह हिरनी अपनी खुरों से मेरी छाती रौंदती हुई चली गई। मैं पराजित सा उससे देखता रहा। तब से मैं इस मौसम का दर्द झेल रहा हूँ। वहां से इच्छा करके बदली करवाई। उसका तर्क दर्शन बार बार रामायण की चौपाई की तरह मन ही मन दोहराता हूँ। चांदनी रात को मौसम का दर्द तब भी पीछा नहीं छोड़ता। मैं आमंत्रित करती हूँ वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और कवि मधुसूदन आनंद जी को। मधुसूदन जी, आपने जैसा कि बताया कि आप इतने वर्ष पत्रकारिता करते रहे, लेकिन साहित्य लेखन और पत्रकारिता में बहुत ही अंतर है। लेकिन पत्रकार होने के नाते आपने बहुत सारे अनुभव भी बटोरे, जगह जगह ट्रैवल किया आपने, कश्मीर, पंजाब, जर्मनी, विस्तार रूप से वहां के हालातों के बारे में लिखा, अलग अलग लोगों से मिले होंगे आप। तो पत्रकार होने के नाते आपके अंदर जो कहानीकार छुपा हुआ था, उसे तराशने में उसने कितना साथ दिया? देखिए, पत्रकार का भी काम और कवि या कथाकार या उपन्यासकार का भी काम एक तरह से देखना है। आपको देखना आना चाहिए। क्या कारण है कि एक ही कविता के आज ये स्थापित हो चुका है बहुत भली भांति, आज नहीं मतलब कई वर्ष पहले, दशकों पहले ये स्थापित हो चुका है कि कविता का एक पाठ जब कुछ संप्रेषित करता है तो वो कुछ दूसरी चीजें संप्रेषित करता है और दूसरा पाठ कुछ दूसरी चीजें संप्रेषित करता है। यानी वही शब्द हैं, वही वाक्य हैं, वही लिखने वाला कवि है, लेकिन उसमें ढूंढने वाले उसके दूसरे तरह के अनुभव जो उनके अपने को समझ में आए, ऐसे अनुभव उनमें से ढूंढ लेते हैं। तो ये देखना जो है, ये मुझे पत्रकारिता की बदौलत मिला। ये अब ये बात संभव नहीं रह गई कि आप अपने एकांत कमरे में बैठकर
और कविता की साधना करे और कविता आपकी प्रस्फुटित होती रहे। और वैसे ही धारणा भी गलत है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी जब रामचरितमानस लिखी तो वो 70 साल से अधिक उम्र के थे। आप देखिए उससे पहले के कितने अनुभव उनके साथ रहे होंगे। और बचपन में शुरू में लिखते रहते हैं, लेकिन जीवन से जो कुछ हम सीखते हैं वो हमारी कलाओं में आता है। हमारे अपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमारा जो अपना दिमाग है, जो चौकटा है, जिसमें तमाम तरह के संस्कार, हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना इतिहास, हमारा आज का जो जानकारी है, उस जानकारी का प्रभाव, उन सब से मिलकर उस देखी हुई चीज को हम रचते हैं। यानी कि उस देखी हुई चीज को वैसा का वैसा नहीं उतारते, बल्कि काफी मथने के बाद, काफी आलोड़ित होने के बाद, काफी उसको मथे जाने के बाद उसमें से वो मक्खन सा निकलता है। और वो मैं तो बहुत ही इस मामले में अपने को क्षुद्र कहूंगा, बहुत छोटा राइटर कहूंगा, लेकिन बड़े बड़े लेखकों ने ऐसा थोड़ी है, उन्होंने इतने जीवन अनुभव किए हैं, इतना पढ़ा है, इतना लिखा है, और उस लिखे पढ़े देखे इन सब के बाद जो उनका दिमाग बनता है और वहां कल्पना भी काम करती है, उसके बाद उनकी चीजें सामने आती हैं, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो या नाटक हो। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं देखने से संभव होती हैं। पत्रकारिता ने देखना सिखाया, देखने के बाद उसको वैसा का वैसा लिखना सिखाया। स्वागत करते हैं उत्कृष्ट लेखिका, कथाकार चित्रा मुदगल जी का। चित्रा जी, मैं चाहूंगी कि दर्शक बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि उपन्यास, इसका जन्म कहाँ से हुआ। ये आपकी पीढ़ी के लिए ही मैंने लिखा है। मेरा अपराध बोध उस दिन खत्म होगा, मेरी सांसें शायद खत्म होंगी उसके साथ, लेकिन आपकी पीढ़ी अगर इस संदेश को सदियों सदियों से जो कुछ हुआ है, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। मैं आपकी आवाज में सुनना चाहती हूँ कि माँ और बेटे के बीच ये पोस्ट बॉक्स आ गया। मूर्ख नहीं आंखें खोल पा रही कि तुम ना माधुरी दीक्षित हो ना रेखा। मूर्ख नहीं आंखें खोल पा रहे हैं कि तुम ना माधुरी दीक्षित हो ना रेखा। जन नांग विकलांगता बहुत बड़ा दोष है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तुम मान लो कि तुम धड़ का मात्र वही निचला हिस्सा भर हो। मस्तिष्क नहीं हो, दिल नहीं हो, धड़कन नहीं हो, आंख नहीं हो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है। हैं सब वैसा ही है जैसे औरों के हैं। यौन सुख लेने देने से वंचित हो तुम, वात्सल्य सुख से नहीं। सोचो चित्रा जी, ये पढ़कर मुझे ऐसा लगा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। जब भी रेड लाइट पर लिंग विकलांग लोगों को देखती थी, मैं बस अपने कार के शीशे ऊपर चढ़ा लेती थी और मुंह फेर लेती थी। एक बारी भी मन में ख्याल नहीं आया कि उनकी जिंदगी में क्या मजबूरियां रही होंगी, उनके भी कुछ ख्वाब होंगे। यूं घर घर बच्चा पैदा होने पर नाचना, रेड लाइट पर तालियां बजाकर भीख मांगना, ऐसा जीवन तो नहीं चाहा होगा उन्होंने। तो आपके मन में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये उपन्यास, इसका विचार कैसे आया आपके मन में? 2010 की बात है। मैं दिल्ली के वर्धमान अपार्टमेंट्स में रह रही थी और अब मेरा घर थोड़ा पास में ही है, दूसरा है, लेकिन वहां पर जनगणना के लिए जो सरकारी अधिकारी आते हैं वो आए और उन्होंने कहा कि चुनाव होने वाला है, हम ये जो है अपडेट कर रहे हैं, आपके घर में कौन कौन है और ये है वो है। तो जो फॉर्म उन्होंने मुझे दिया भरने के लिए, उसमें मेल फीमेल तो था ही, 0 अदर्स भी था। मेरा सवाल था, जिज्ञासा, मैं पत्रकार भी फ्रीलांस रही हूं, मैं जिज्ञासा मेरे मन में उपजी कि ये 0 अदर्स क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये सरकार सोच रही है जो लिंग विकलांग हैं उनको लेकर के, और उनको भी
विचार हो रहा है, आरक्षण दिया जाएगा। 5 करोड़ के लगभग इस देश में लिंग विकलांग है। मैंने सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि इसके पहले ही मैंने नाला सोपारा को लिखना शुरू कर दिया था और उसका एक अंश पत्रिका है साहित्यिक वागर्थ, जो कोलकाता भारतीय भाषा परिषद से छपती है, मनमीत, और उसमें मैंने एक अंश भेजा था और शंभुनाथ जी संपादक थे और वो अंश उन्होंने बहुत सहर्ष छापा और उसको पढ़ करके एक जज हैं वैष्णव जी, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि चित्रा जी, आपका ये अंश पढ़ करके मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके साथ ही एक दूसरी चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी थी हिंदी के बहुत बड़े लेखक, बहुत बुजुर्ग लेखक प्रोफेसर रमेश चंद्र शाह की, जिन्होंने किस्सा गुलाम बेगम बादशाह लिखा। उनकी चिट्ठी थी, चित्रा जी, इस अंश को पढ़ते हुए मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे और ये वही अंश था, आरंभिक अंश, जो मैंने पढ़कर सुनाया आंशिक। और मैंने तुरंत फोन किया रमेश चंद्र शाह जी को। बोले चित्रा जी, क्या उपन्यास पूरा हो गया? मैंने कहा नहीं। जब जनगणना के लिए आया कानून अधिकारी मतगणना जो वो से, तो मैं उस वक्त मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, मैं लिखना चाहती हूँ। मैंने डायरी में सारे नोट्स लिए हुए हैं और मैं नरोत्तम, उसका नाम था, उस बच्चे का नाम, मैंने कहा मैं लिखना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं लिख रही हूँ जब से मैंने जीरो अदर्स के बारे में पढ़ा है और वो पहला अंश मैंने भेजा है। आज की संवाद श्रृंखला में आज जो साहित्यकार आने वाले हैं, आज जो रचनाकार आने वाले हैं, उनका नाम खैर आप सब लोग जानते ही हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ आए हैं, रजिस्टर किया है। तालियों से स्वागत कीजिए अशोक चक्रधर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार 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 अशोक जी। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो दवा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस सब में हंसना जरूरी है जी। और व्यंग्य तो किस पे करें? सबसे बड़ा तो दुष्ट कोरोना है, उस पे व्यंग्य तो किए गए, लेकिन भयभीत ज्यादा लोग थे और असल चुनौती ये थी कि कैसे लोगों को बचाया जाए। जी। हंसे हों लोग लपटों में तो झट घुसना जरूरी है, बचाने के लिए दलदल में खुद धंसना जरूरी है, जरूरी आपदा पर शिकंजा कसना जरूरी है, गमों के दैत्य को भी कुल मिला डसना जरूरी है, मुसीबत कष्ट गम अवसाद विपदा, मुसीबत कष्ट गम अवसाद विपदा चाहे जितनी हो, सभी पर व्यंग्य कर कुछ देर को हंसना जरूरी है। जा रहा था मेंढकों का काफिला, एक कुआं मार्ग में उनको मिला, वे लगे कुएं के अंदर झांकने और जल में बिंब अपना ताकने। कुछ कुदकते थे कुएं की मेड़ पर, कुछ लगे आपस की छिड़म छेड़ पर, नाचने और कूदने में मस्त थे, गिर गए उनमें से 2 जो स्वस्थ थे। खिलखिलाकर सभी टर्राने लगे, जो गिरे थे डर से थर्राने लगे, थी निकल आने की उनकी ख्वाहिशें, कुआं गहरा था न थी गुंजाइशें, सतह चिकनी सीढ़ियां भी थी नहीं, जो गिरा वो कभी निकला ही नहीं। कुआं तत्पर था निगलने के लिए, व्यग्र थे दोनों निकलने के लिए। कोशिशें करते थे तेज तपाक से, किंतु गिर जाते थे वहीं छपाक से। दृश्य ऊपर का विकट घनघोर था, मेंढकों का झुंड करता शोर था, देख उन दोनों की व्याकुल बेबसी, ऊपर से एक मेंढक ने कुटिल फप्ती कसी। अब तुम्हारी कोशिशें सब व्यर्थ हैं, टांग लंबी हैं मगर असमर्थ हैं, कुछ समय बस चित्त को बहलाओगे, कुएं के मेंढक सदा कहलाओगे।
अगर जीना है तो कोशिश मत करो, और चाहो तो यूं ही थक कर मरो। अब हमारा कथन यही परोक्ष है, आत्महत्या ही तुम्हारा मोक्ष है। सभी मेंढक मिल के चिल्लाने लगे, मौत मातम मरसिया गाने लगे। डूब जा डूब जा डूब जा रे, दूर हैं जिंदगी के किनारे। तुम हो मेंढक नहीं तुम हो उल्लू, डूबने को तो काफी है चुल्लू। डूबे किस्मत के सारे सितारे, डूब जा डूब जा डूब जा रे, दूर हैं जिंदगी के किनारे। तो एक छोटा मेंढक बच्चा मेंढक बोला, दोनों डूबो जल्दी जल्दी, इतनी देरी कैसे कर दी। शोर कुएं में निराशा भर गया, एक उनमें से तड़प कर मर गया, दूसरे ने यत्न पर त्यागा नहीं, मृत्यु का भय भी उसे लागा नहीं। है निकलना मन में इतना ठान कर, सांस खींची टांग लंबी तान कर, मोड़ कर पंजे झुका घुटनों के बल, भींच कर मुंह संजोली ताकत सकल, देह को स्प्रिंग सरीखा कर लिया, हौसला खुद में लबालब भर लिया, एक दिव्य छलांग मारी, आ गया आ गया आ गया, लो आ गया, जी छा गया। तो दे रहे थे जो अभी तक गालियां, अब बजाने लग गए वे तालियां। सीख जिसने दी सिमट कर रह गया, कोसने वाला भी कट कर रह गया। वो उछलना क्या था, एक उड़ान थी, आत्मबल की जागती पहचान थी। वो उछलना क्या था, एक उड़ान थी, आत्मबल की जागती पहचान थी। गगन में गूंजा उसी का कह कहा, मेढकों की भीड़ से उसने कहा, हूं तो बहरा, हालांकि था नहीं, हूं तो बहरा किंतु सबका शुक्रिया। आपने जो काम ऊपर से किया, सुन न पाया आपकी मैं टिप्पणी, पर इशारों से मेरी हिम्मत बनी। आपके संकेत बाहर लाए हैं, जानता हूं कैसे गाने गाए हैं, जानता हूं कैसे गाने गाए हैं। शीघ्र आता समझ में पाता अगर, लय में हिलते हाथ तो देखे मगर। आपसे ही बल मिला संबल मिला, आपकी मेहनत का मुझको फल मिला। आप सबका दिल से आभारी हूं मैं, करूंगा सेवा ये व्रतधारी हूं मैं। वचन सुन मेंढक सभी लज्जित हुए, हाथ जोड़े ग्लानि से मज्जित हुए। भाई भूल जाना तुम हमारे पाप को। वो चतुर नकली बधिर बोला, मैं सुन न पाया आपको। दोस्तों तुमने सुनी ये दास्तां, दोस्तों मन में गुनी ये दास्तां, सीख ये पाई कि खुद गहरे बनो, हर निराशा के लिए बहरे बनो, हर निराशा के लिए बहरे बनो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नई धारा संवाद के आखिरी एपिसोड में, और जैसा कि आप सबको पता है ये पूरी श्रृंखला कई दिनों से चल रही थी। नई धारा 70 साल से हिंदी की सेवा में है, एक ऐसी पत्रिका जिसने तमाम खिदमत जिसकी है हिंदी के लिए। और ख़ास तौर पर ये जो श्रृंखला थी, इसमें ये कोशिश की गई कि हिंदी के रचनाकार, कवि, लेखक वो खुद जुड़े और दर्शकों से, श्रोताओं से अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बात करें और खुद अपने साहित्य के कुछ अंश को पढ़ें। यानी कि ये ख्वाहिश सबके मन में होती है कि उन सारे लेखकों की वो रचनाएं जो कि वो खुद पढ़ने के लिए हमारे बीच अब नहीं है, अगर वो होते या उनकी रिकॉर्डिंग होती तो क्या बात होती। तो ये एक खास बात है कि इस श्रृंखला में लेखक आते हैं, वो अपने लेखन पर बात करते हैं और अपना साहित्य खुद अपनी आवाज में पढ़ते हैं, ताकि ये डिजिटल मीडियम जो हमारे सामने है, आज का जो दौर है, उसमें जो सुविधा हमारे पास है उसका लाभ लिया जा सके। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ शिवमूर्ति जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। कहानी का विचार मन में कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। रास्ता चलते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, कोई पिक्चर देखते हुए, कोई उपन्यास पढ़ते हुए अचानक आपके मन में कोई कहानी जन्म ले लेती है, उसका बीज पड़ जाता है। देखिए, संवेदना अगर आप प्रबल करेंगे, संवेदना को प्रमुखता देंगे, घटनाक्रम या अपने विचार को प्रमुखता नहीं देंगे, तो आप इससे उबर सकते हैं।
विचारधारा रहती है कहानी में, रहनी चाहिए, लेकिन उसी तरह रहनी चाहिए जैसे पानी में आप चीनी मिला देते हैं तो शरबत हो जाता है। चीनी दिखाई नहीं देती है, चीनी मिठास का काम कर रही है। चीनी नहीं रहेगी पानी में तो शरबत बनेगा ही नहीं, उसकी उपस्थिति जरूरी है, तभी वो एक प्रोडक्ट तैयार होगा, उसमें मिठास आएगी। लेकिन जब चीनी अगर बाहर से दिखाई देती रहेगी, घुलेगी नहीं, तो फिर वो शरबत नहीं बनेगा। यही स्थिति संवेदना की है। दिखाई, विचारधारा दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, रहनी चाहिए, लेकिन दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। दो लोग, दो करेक्टर आपस में बात कर रहे हैं। भैया खिलावन एक बात पूछें, पहलवान चाय का घूट, पहलवान उसके करेक्टर हैं, किसान हैं, और खिलावन एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वो भी गांव में उनके पड़ोसी हैं। अक्सर दोनों की दोस्ती है, बातचीत होती रहती है कि किसानों का दुख दर्द कैसे दूर होगा हम लोगों का। तो कहते हैं खिलावन भैया एक बात पूछें। पहलवान चाय का घूट उतारने के बाद कहते हैं, इस इलाके में 10-15 एकड़ जमीन वाले किसान तो 4-6 गांव में खोजने पर शायद एक आध ही मिले। 100 में 25-30 घर एकदम भूमिहीन हैं, और 40-50 घरों के पास आधे से 1 एकड़ तक की जमीन है। हमारे जैसे 4-5 एकड़ की जोत वाले किसानों की गिनती ही यहाँ बड़े किसानों में होती है। तो जब हम पैदा करने होने के दिन से मरने के दिन तक परेशान रहते हैं, तो बाकी लोगों का गुजर बसर कैसे होता है? हमारी इस विपत्ति का कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि हमारी इस विपत्ति का कारण कोई एक नहीं है कि झट से बता दें। तो कहते हैं, पूछते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बाकी जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी चर्चा तो बाद में, सबसे ज्यादा तो हम खुद जिम्मेदार हैं। पूछिए कैसे? सरकार की ओर से गांव को बिजली देने के लिए 14 घंटे का रोस्टर घोषित है। अखबार और रेडियो आए दिन इसकी खबर देते हैं, और जब बिजली आती भी है 4-5 घंटे के लिए, तो उसमें भी बार बार कटती है। कितनी बार कोशिश की गई कि 4-6 गांव के लोग सब स्टेशन तक चलकर अपना विरोध दर्ज कराएं, लेकिन कई बार कोशिश की गई, बहुत कम लोग आते हैं। तो इसलिए वे लोग भी समझ जाते हैं कि ये इनके किए का कुछ नहीं है, इनसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए डरते नहीं हैं। चीनी मिल के मालिक ने गन्ना ले लिया, 3 साल से भुगतान नहीं कर रहा है। एक बार सब लोग बड़े प्रयास के बाद गए प्रदर्शन के लिए, गोली चल गई तो सब लोग भूल ही गए कि उनका कोई बकाया है। बाजार का दुकानदार मिलावटी यूरिया और डाई बेचता है, सबको पता है, लेकिन उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने कोई अधिकारी के दफ्तर तक नहीं जाना चाहता है। इससे सब जान जाते हैं कि ये बिना रेढ़ के हैं, केंचुए हैं, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन आदमी खेती किसानी देखे कि लड़ाई करने जाए, अब किससे किससे लड़े? नहीं लड़ेगा तो मरेगा, मर तो रहा ही है और जल्दी मरेगा। देश दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। जैसे सरकार की कोई रोक नहीं सकता, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे लड़ना जरूरी है। जैसे सरकार की नीतियां, गेहूं पैदा करने में लागत 12 रुपए किलो आती है, लेकिन गेहूं बिकता है 7 रुपए किलो। ये 12-13 साल पहले की बात है। अब तो गेहूं पैदा करने में 25 रुपया आता है और मिलता है 15 रुपया। पिछले 35 साल में जमीन 100 गुनी महंगी हो गई, सोना 75 गुना महंगा हो गया, डीजल 50 गुना महंगा हो गया, जबकि गेहूं सिर्फ 7 गुना महंगा हुआ। सारी मंदी किसानों के लिए ही है। पिछले दिनों बजट की खबर अखबार में छपी थी, उसमें जो चीजें सस्ती की गई उसमें थी कार, कंप्यूटर, कोका कोला, और जो चीजें महंगी की गई थी उनमें थी माचिस, चाय, बिस्कुट, पोस्ट कार्ड। बड़े पूंजीपतियों के कारखाने में बनने वाली और अमीर लोगों के उपयोग में आने वाली चीजें सस्ती हो गई, और कुटीर उद्योग में बनने वाली या गरीब के काम में आने वाली चीजें महंगी हो गई। जिस सरकार की नीयत ऐसी गरीब विरोधी, ऐसी किसान विरोधी हो, उसके खिलाफ गरीब नहीं खड़ा होगा, किसान नहीं खड़ा होगा, तो कौन खड़ा होगा? खिलावन भाई, हम में से कितनों को पता है कि बजट किस चिड़िया का नाम है और वह कैसे हम लोगों का जीवन मुहाल करता है। बात घूम फिर कर फिर उसी जगह पहुंच रही है भैया। अरे बाजार के मिलावटी दुकानदार का तो पता है, चीनी मिल के मालिक का पता तो है, फर्जी मुकदमा लिखने वाले ओवरसियर का पता तो है, नहर विभाग के
बिना रोस्टर के बिजली काट देने वाले इंजीनियर का पता तो है। हफ्ते में केवल एक दिन स्कूल आने वाले प्राइमरी स्कूल के मास्टर का तो पता है, उनका आप क्या उखाड़ ले रहे हैं। जगना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, जिंदा रहना है तो अपने मारने वालों के सामने डटना तो पड़ेगा, वरना जैसे हजारों जातियां, जनजातियां, पशु पक्षियों की प्रजातियां इस दुनिया से उच्छिन्न हो गईं, वैसे ही किसान नाम की प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरी श्रृंखला जो थी, ये इसका आज आखिरी एपिसोड था जो कि शिवमूर्ति जी के साथ था। अब इसका एक दूसरा सीजन आएगा फरवरी में, तो हमारे साथ जुड़े रहें। नई धारा के पेज को फॉलो करें, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब चैनल तो है ही है। तो ये सारे इंटरव्यूज जो हैं, ये सारी बातचीत, सारा संवाद और जितने भी अंश पाठ किए हैं कवियों ने और लेखकों ने, वो सब का सब वहां मौजूद है। तो अगर आपसे कुछ छूट गया हो तो उसे आप फिर से देख सकते हैं वहां पर जाकर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें।